नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो कक्षा 11 की तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत की किताब का अध्याय 2 स्वतंत्रता, फ्रीडम। और आज है बच्चों उसका लेक्चर नंबर 5। आज क्या पढ़ेंगे गुरुजी? लास्ट में हानि सिद्धांत पढ़ करके आए थे। आज हम लोग बात करेंगे सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की। ये क्या है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता? तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो देखिए बच्चों, इसको कहा जाता है पॉजिटिव लिबर्टी और इसको कहा जाता है बच्चों नेगेटिव लिबर्टी। जब भी बच्चों बात नेगेटिव की आती है, नकारात्मक की आती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है न। ना 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 ना, ठीक है ना। तो मतलब नेगेटिव में हर जगह क्या होगा? ना होगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है। जैसे वो आपने टीवी सीरियल्स में नहीं देखा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो 3 बार नहीं 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 करते हैं, ठीक है। तो वो नहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ करने के लिए मना करा जाता, नहीं 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 नहीं, नहीं साहब ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऐसा ही आप भारत के संविधान में देखेंगे कि कुछ जो अनुच्छेद है वो नकारात्मक अनुच्छेद है, जैसा कि आपको जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ठीक है, नहीं करना है, ठीक है। तो वो नहीं जहां लग जाता है वो नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं। तो यहां पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी या स्वतंत्रता की बात करेंगे। इस अध्याय में पहले हमने स्वतंत्रता के 2 आयामों की चर्चा करी है। तो हमने शुरुआत से जब इस चैप्टर को शुरू करा तो हमने जाना है कि स्वतंत्रता की क्या परिभाषा है, फ्रीडम का क्या मतलब है। तो हमने ये कहा साहब, माई लाइफ माई रूल्स, मैं जैसा करना चाहूं मैं वैसा करूं, यही मेरी स्वतंत्रता है, ठीक है। परंतु उस स्वतंत्रता पे कुछ प्रतिबंध होना भी जरूरी है। तो इसलिए पहला आयाम तो हमारा ये निकल करके आया कि कम से कम भारी प्रतिबंधों का अभाव हो। भाई भारी प्रतिबंध है उनका अभाव होना चाहिए, मुझ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। परंतु ये भी जाना कि प्रतिबंध होना क्यों आवश्यक है, और ये प्रतिबंध हो इतने ही हो कि जिससे कि मैं अपना खुद का विकास कर सकूं, ये मेरा दूसरा आयाम है। मैं अपने टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकूं, ये मेरा स्वतंत्रता का दूसरा आयाम है। भारी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। तो हम स्वतंत्रता को 2 तरीके से देख सकते हैं, 2 आयामों में देख सकते हैं। पहला तो भारी प्रतिबंधों का अभाव, कि बाहर से मेरे पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, सरकार का, समाज का, परिवार का, किसी का कोई प्रतिबंध, कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई रोक टोक मुझ पर नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार में, कि मैं खुद को ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्त कर सकूं, मैं खुद को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस कर सकूं, कि हाँ भाई मैं जो करना चाहूं वो मैं कर सकूं, मैं खुद को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकूं, मैं खुद का ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकूं, इस रूप में स्वतंत्रता। तो यहाँ पे अभिव्यक्त को दर्शाया गया है। हम चिल्ला रहे हैं, ठीक है, सुनो 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 भाइयों बहनों सुनो, आज गांव में जादूगर आने वाला है। राजनीतिक सिद्धांत में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। तो नकारात्मक कौन सी को कहेंगे? पहले वाले आयाम को, जिसमें यह कहा गया कि भारी प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव। अब इसको नकारात्मक क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें बोला गया प्रतिबंध मत लगाओ, प्रतिबंध नहीं लगाने, नहीं लगाने भाई, नहीं लगाने। तो इसलिए क्या है, भारी प्रतिबंधों का अभाव मतलब हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो नहीं आ गया तो वो नकारात्मक है। दूसरे वाले को हम कहेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता या पॉजिटिव लिबर्टी। इसको पॉजिटिव लिबर्टी क्यों कहा गया? इसमें कहा गया कि खुद को अभिव्यक्त करने के अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि नहीं मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। इसलिए क्या कहा गया है? इसको सकारात्मक कहा गया है, इसको पॉजिटिव कहा गया है और इसको नेगेटिव लिबर्टी कहा गया है। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, जिसमें वह जो होना, बनना या करना चाहे हो सके, बन सके या कर सके। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता किसकी बात करती है? उस एरिया की बात करती है, उस एरिया को पहचानने की बात करती है, उस एरिया को बचाने की बात करती है जहां पर व्यक्ति अनुल्लंघनीय जो है, देखिए उल्लंघनीय का मतलब क्या होता है? आप उसका उल्लंघन कर सकते हो, ठीक है, उस बात का आप उल्लंघन कर सकते हो। अनुल्लंघन का मतलब हो जाता है उस बात का उल्लंघन नहीं हो सकता। जैसे हम कहें हमारे जो कानून है वो कैसे हैं? ऐसे हैं, हम उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो यहां पर यही बात कही गई कि जो हमारी जो स्वतंत्रता है ना, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो अनुल्लंघनीय होनी चाहिए। उसका कोई भी उल्लंघन ना करे, ना सरकार कर सके,
ना कोई व्यक्ति कर सके, ना समाज कर सके, कोई भी ना कर सके, तो अनुल्लंघनीय होनी चाहिए। तो नकारात्मक स्वतंत्रता ये बात करती है कि भैया मैं जो करना चाहूं, जैसा करना चाहूं, मैं जो बनना चाहूं, मैं कहीं भी जाना चाहूं, मैं चाहे मैं कुएं में जाकर के कूदना चाहूं तो वहां पर भी कूद सकूं, उसमें मुझे कोई रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ना नेगेटिव लिबर्टी वाला, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लगता है कि यार क्यों, कहीं तो रोक टोक जरूरी होगी ना। तो नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों कुछ अपने फायदे अपने नुकसान बताती है, परंतु नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है कि मुझ पर बिल्कुल भी प्रतिबंध ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, सरकार का भी नहीं होना चाहिए, समाज का भी नहीं होना चाहिए, परिवार का भी नहीं होना चाहिए, किसी का ही नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल आजाद रहूं, मैं बिल्कुल फ्री रहूं, मुझ पर कोई भी प्रतिबंध ना लगाए, मैं जो करना चाहता हूं मैं वो करूं, जो मैं बनना चाहता हूं मैं वो बनूं, और जो मैं सोचता हूं जैसा चाहता हूं मैं वैसा करूं, अनुल्लंघनीय हो मेरे पे, ऐसा मेरी जो स्वतंत्रता उसका उल्लंघन कोई भी ना कर सके। ये बात को आप बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, हर शब्द को, हर बात को समझिएगा, उसको दिल पे लीजिएगा। बहुत सी बातों को आप दिल पे नहीं लेते हो, अच्छी बात पर इसको ले लीजिएगा तो ही ज्यादा अच्छा है। ये ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। हम ये तो कह रहे हैं कि मुझ पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सरकार की, समाज की, परिवार की, किसी की भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कोई भी मेरे जीवन में हस्तक्षेप ना करे, मैं जैसा चाहता हूं मैं वैसा ही करूं, ठीक है। उसके बारे में मुझे सरकार नहीं बताए, समाज नहीं बताए, परिवार नहीं बताए, मुझे पूरी आजादी मिलनी चाहिए। हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप से व्यवहार कर सके। देखिए हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, बार बार में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। ये जैसा मैं आपको हस्तक्षेप का एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। आप लोगों को अगर कभी स्कूल वाले पिकनिक पे लेकर के गए हो, कहीं घुमाने लेके गए हो, हमारे स्कूल वाले लेके जाते थे बेटा, हमारे स्कूल वाले क्या करते थे, लेके गए तो चले जाते थे, उसका चलो देखो वो उनकी जिम्मेदारी है, मैं मना नहीं करता हूँ। अब लेके चले गए, बच्चों लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, बच्चों चलो जल्दी से, हाँ मनीष यहीं पर है, सुरेश, गणेश सब यहीं हो, चलो ठीक ठीक। उसके बाद चलो बच्चों उधर जाओ, अच्छा बच्चों उधर, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर नहीं जाना, उधर नहीं, गुम जाओगे यहीं आ जाओ। मैं वहां चला जाऊं, नहीं 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 बेटा वहां नहीं है तो मैं लेकर के क्यों आया इससे बढ़िया तो क्लास में बंद कर देते, हम लोग खुद ही उछल कूद कर करके खुश हो जाते हैं। तो वो क्या है, बहुत ज्यादा इधर भी मत जाना, इधर भी नहीं बेटा, यहाँ गुम जाओगे, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये मत छूना, इसको मत छूना। अरे भाई जीने दो तो वो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो जाता है। तो हम हस्तक्षेप वाला दौर चाहते हैं कि जहां कोई हस्तक्षेप ना हो, किसी भी प्रकार की रोक टोक हम पर ना लगाई जाए। तो हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है, इस बात को स्वीकार करता है कि जो मानव प्रकृति, जो हमारा मानव का जो नेचर है ना बेटा, और जो मानव की गरिमा है, वो ये चाहती है कि हम पर कम से कम बाधाएं हो, हम पर कम से कम रोक टोक हो, और हम ऐसा जीवन जिए जिसमें हम अबाधित रूप से व्यवहार कर सके, हम लोगों से जैसा हम चाहे वैसा व्यवहार हम कर सके। देखिए जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूं, एक आज आपके माता पिता हैं, एक जैसे आज मैं आपका गुरु हूं, और एक आपका दोस्त है। आप माता पिता के साथ भी जब आप बात करो तो आपको कुछ थोड़ा सा सम्मान के साथ, थोड़ा बेहतर तरीके से बात करनी पड़ेगी। मुझसे भी कर रहे हो तो मजाक करो, मना नहीं, पर ऐसा नहीं कि आप तो कुछ भी मजाक कर रहे हो। पर दोस्त अबाधित रूप से यूं गाल पे चाटा मार दिया ठीक है ना, अगर कुछ भी मजाक कर ली, मस्त है, तो वहां अबाधित रूप से क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार की क्या हो गई, नेगेटिव लिबर्टी हो गई, जहां मैं मुझ पे कोई बाधा नहीं है, किसी प्रकार की बाधा नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल फ्री हूं। ऐसी अबाधित रूप व्यवहार की बात यहाँ पे करी जाती है, ये व्यक्ति को दिखाया गया है। ये क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। ये वाद विवाद के विषय हैं और बने रहेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। तो कितना बड़ा होना चाहिए क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, हस्तक्षेप का क्षेत्र। हस्तक्षेप का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो कितना बड़ा होना चाहिए, कहां कहां ऐसा हो जहां पर मैं कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं करनी चाहिए। और ये वाद विवाद का, डिबेट का मुद्दा है। कुछ कहते हैं नहीं साहब यहां पर भी कोई हस्तक्षेप ना हो, यहां पर भी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। कोई बोले नहीं, कैसे होनी चाहिए, रोक टोक तो होनी चाहिए। ये वाद विवाद का मुद्दा है, ये विषय है, बना हुआ है और बना हुआ रहेगा
क्यों बना हुआ रहेगा? क्योंकि जितना हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतनी ही स्वतंत्रता होगी। आप जितनी कम चीजों में इंटरफेयर करोगे, आप जितनी कम चीजों में हस्तक्षेप करोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी क्या रहेगी? स्वतंत्रता रहेगी। तो खुद जिए और दूसरों को भी जीने दे। एक जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा शॉर्ट्स में या यूट्यूब पे कहीं कहीं पर कि वो एक बच्चे को कोई आकर के कहता है कि बेटा ऐसा ऐसा ये वो, फिर वो बच्चा कहता है कि अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 100 साल जिए थे। तो बोला हाँ बेटा मैं क्या करूं? बोले वो किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाते थे वो किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाते थे। तो भाई तो आप भी लंबा जियोगे तो इसलिए प्लीज हाँ पे ना ये मत दो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, ठीक है। तो हस्तक्षेप जितना कम होगा, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तो उतनी ही स्वतंत्रता रहेगी। ये तस्वीर दिखाई गई वाद विवाद की, ये कुछ कह रहे हैं ये कुछ कह रहे हैं, और फिर लोग उनके दोनों के, जैसे नेताजी नहीं है, लोग आजकल लोग भी होशियार है बेटा, लोग भी इंटेलिजेंट है। इन्होंने कुछ बोला, अरे वाह नेताजी वाह भाई वाह, जीतेगी भाई जीतेगी, इस बार ये पार्टी जीतेगी। थोड़ी देर बाद इन्होंने बोला, अरे नेताजी की जय जयकार भाई, ये वाले जीतेंगे दोनों नेताजी कंफ्यूज हो जाते हैं जिताना किसको चाहते हैं हमें जो मानने की जरूरत है वो ये है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात कहती है जो अनुल्लंघनीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। तो हमें जो फाइनली एक बात मानना है वो ये माननी है कि नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि जो मेरी स्वतंत्रता है उसको कोई भी उल्लंघन ना कर सके। और उल्लंघन कैसे होगा? उस पर रोक टोक लगा कर। भाई मेरी स्वतंत्रता है कि मैं चाहूं जो करूं, और उसका उल्लंघन का मतलब ये है कि मुझ पे कुछ रोक टोक लगा दी जाए, ये मत करो, ऐसा करो, ये करो, ऐसा नहीं करना, जैसे स्कूल वाले पिकनिक पे ले जाते हैं तब। तो ये अनुल्लंघनीय होना चाहिए। मेरी स्वतंत्रता का कोई भी उल्लंघन ना कर सके, ना सरकार करे, ना व्यक्ति करे, ना समाज कर सके, कोई भी ना कर सके। परंतु हमें ये बात समझनी है, हमें ये बात ध्यान देनी है कि दूसरे की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ प्रतिबंध लगाना भी आवश्यक है। परंतु नकारात्मक स्वतंत्रता यही कहती है कि मेरी स्वतंत्रता अनुल्लंघनीय होनी चाहिए, कोई भी मेरी स्वतंत्रता का उल्लंघन ना कर सके, जिससे जो मैं चाहूं मैं वो कर सकूं, मुझ पे कोई रोक टोक ना हो। अगर ये क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती है, और अगर ये बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा होने का मतलब क्या है कि आपने बहुत ज्यादा रोक टोक लगा दी, हर जगह बार बार में ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप है, तो ये क्या है? ये मानव गरिमा में कटौती है। ठीक है, कि मानव की रेस्पेक्ट में, मानव का जो फ्रीडम है, मानव को खुली आजादी जीने की है, उसमें क्या है? कटौती आ जाएगी। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया भैया अपन फ्री है, बिल्कुल स्वतंत्र है, मैं जैसा चाहूं मैं वैसा कर सकता हूं, मुझ पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वही नकारात्मक स्वतंत्रता है। मिसाल के तौर पे ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए सवाल पूछा जा सकता है, विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसे विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है जो अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है, और क्या इसलिए ये ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल दे सकती है या नहीं, जिसमें राज्य धार्मिक सत्ता ICC, CBSE जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। देखिए अब यहाँ पर बोला गया कि जैसे कि भाई विद्यालय में, खेल के मैदान में या किसी कार्यालय में पहनावे का चयन, कि मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। तो पहनावे का चयन ये एक मुद्दा है कि भाई ये तय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सरकार तय करे या कोई धार्मिक सत्ता है वो तय करे, या ICC भी बेटा एक बोर्ड है, ठीक है, और CBSE तो जैसे बोर्ड है, या ये लोग कोई तय करें, ठीक है, कि भाई ऐसा क्या पहने क्या नहीं पहने। तो इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को बिल्कुल फ्रीडम हो कि वो क्या पहन सकता है क्या नहीं पहन सकता। और देखिए पहनने का मतलब, कपड़े पहनने का, बच्चों में हमेशा एक बात कहता हूँ कि कपड़े हमारे जो सोबरनेस होती है ना, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं बच्चों। कपड़े हमेशा हमें अच्छे पहनने चाहिए। मैं सच कहता हूँ कि मेरे मदर फादर ने मुझे कभी भी आज तक वो डैमेज जीन्स आते हैं, डैमेज जीन्स का अंदर जो फटी हुई जीन्स आती है बीच बीच में से, तो कभी नहीं पहनने दी, कभी नहीं पहनने दी। वो मुझे एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि बेटा आप ये देखो, कभी कौन पहनता है ऐसे कपड़े। पहले ये जो कपड़े, फटे हुए कपड़े कौन पहनता था? गरीब व्यक्ति पहना करते थे, ठीक है। और आज आप अच्छी स्थिति में होकर के फटे हुए कपड़े पहनते हो। आज हमारे घर में एक कप टूट जाता है तो मेरे पापा उसको फेंकवा देते हैं, बोले नहीं बेटा, टूटा हुआ कप, फटे हुए कपड़े, बंद घड़ी ये शुभ के प्रतीक नहीं है, ये हमारी प्रगति को रोकने वाली चीज है, ऐसा नहीं, आप हटा दीजिए। और आज की जनरेशन फटे हुए कपड़े पहन रही, फटी हुई जींसेस ले रही, ये कोई अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। और आप आज ये चीज देखो ना, बड़े बड़े जो लोग हैं, अगर आप ये सोचो कि नहीं साहब मैं फटे कपड़े पहन करके, फटी जींस से, या मैं बिल्कुल है ना ऐसे
इस प्रकार के जो नए जो वेस्टर्न स्टाइल में के जो कपड़े हैं उनको पहन करके बहुत मॉडर्न बन रही हूँ या मैं बहुत मॉडर्न बन रहा हूँ, अच्छी बात है, बिल्कुल वाहियात बात है। आप बड़े लोगों को देखो, मैं विकास दिव्यकीर्ति सर को एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मानता हूँ अपना। उनको मैंने कभी नहीं देखा साहब वो फटी हुई जींस में या वैसे क्लास में आ रहा है, हेलो भाई बच्चों कैसे हो, कभी नहीं। बिल्कुल सोबर, बिल्कुल शानदार, जो सिली हुई शर्ट आएगी वो शर्ट पहनेंगे, वैसी पैंट पहनेंगे और कितने प्यारे लगते हैं। आप अवध ओझा सर को देखिए, कभी ऐसा नहीं फालतू की ड्रेसिंग सेंस। आप मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं ऐसा कभी कोई फालतू का कपड़ा पहना हो, नहीं अच्छे कपड़े पहने हुए, ठीक है। आप जो बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स रहे हैं, नेहरू जी से लेकर के अभी मोदी जी तक, कोई भी ऐसा कोई फालतू ड्रेस में आपको दिखा? कभी नहीं दिखा। चाहे सलवार कुर्ता पहने, चाहे सूट बूट पहने। तो आप ये सोचो जो बड़े बड़े लोग हैं वो इतना अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल अपनाते हैं और हम ये कहते हैं नहीं साहब फटी जींस पहन करके माई लाइफ माई रूल्स। ये काहेगा माई लाइफ माई रूल्स? ऐसे रूल्स पे तो रोक टोक लगनी ही है। आप अच्छे कपड़े पहनिए, आप अच्छा खाइए पिए, आप अच्छा व्यवहार करिए। और मैं पहले के लेक्चर्स में भी कहता हुआ आया हूँ बच्चों, हमारी एक व्यक्ति से हमारे पीछे काफी लोगों की इमेज बनती है, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की, हमारे गुरुजनों की। आप अच्छा पहनिए, ठीक है। तो यहां पर ये बोला गया है कि पहनावे का चयन, बिल्कुल पहनावे का चयन फ्री होना चाहिए। आप जो पहनना चाहो, जैसा पहनना चाहो बिल्कुल पहनिए, कोई मना नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है। परंतु आप ये सोचिए कि बड़े लोग कैसा पहनते हैं, बड़े लोग कैसा करते हैं। और बेटा देखो, वेस्टर्न का कल्चर, पश्चिम की संस्कृति एक अलग है। वहां का कल्चर हमारे कल्चर से मैच नहीं करता। वहां लोग फटी जींस, वहां पे तो लोग है ना, मतलब छोटे छोटे जो चड्डे आते हैं उसमें बाहर निकल जाते हैं। नहीं, मेरे फादर ने मुझे आज तक सही बता रहा हूँ, बिना लोअर पहने तो दुकान पे दूध लाने के लिए नहीं भेजा। बोले नहीं बेटा लोअर पहन के जाओ, अच्छा नहीं लगता, अच्छे से टी शर्ट पहन के जाओ, आप चाहे घर में कैसे ही रहो पर बाहर जाओ जब अच्छे से जाया करो, ठीक है। तो वेस्टर्न का कल्चर और हमारा कल्चर नहीं, हमारा कल्चर हमें कुछ अच्छी चीजें सिखाता है और अच्छी चीजें हमें सीखनी चाहिए बेटा। तो पहनावे का चयन बिल्कुल फ्री है, हम चाहें जो पहने, हम चाहें जैसा पहने, ठीक है, परंतु हमें अच्छा पहनना चाहिए। अब इन्होंने ये पूछा कि जैसे कोई संस्था या कोई रोक टोक लगा सकती है, बिल्कुल नहीं लगा सकती, आप बिल्कुल आजाद हैं। परंतु अगर आप कहीं पर जाएंगे तो वहाँ का ड्रेस कोड होगा। आज जैसे मुझे कहा गया कि सर आप यहाँ पर आते हो, आप टीचर हो, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो आपको टी शर्ट पहननी पड़ेगी। हाँ, इन केस कभी है आप लाए नहीं हो, भूल गए हो, या बारिश में आपकी टी शर्ट भीग गई है, सूखी नहीं है और कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको शर्ट में, शर्ट भी कौन सी डार्क कलर की होनी चाहिए, लाइट कलर की शर्ट में आपको कभी रिकॉर्डिंग नहीं करनी। ये रोक लगा दी, ये प्रतिबंध लगाया, और ठीक है भाई नॉर्म्स है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो हमें मानने होंगे, ठीक है। तो इसलिए कभी कभार कुछ समाज, कुछ परिवार अगर हम पर रोक टोक लगाता है तो वो गलत नहीं होता। मैं आज मेरे माता पिता को बड़ा धन्यवाद कहता हूँ कि वो उन्होंने मुझे अच्छे कपड़े स्टाइल सिखाई। क्योंकि आज जब मैं समझदार हुआ तो मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, मैंने विकास दिव्यकीर्ति सर को देखा, मैं यार व्यक्ति लेजेंड है, परंतु आज तक मैंने उनको ऐसे कभी कपड़ों में नहीं देखा। बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, चाहे वो मेल टीचर्स हो चाहे वो फीमेल टीचर्स हो, मैंने उनको बिल्कुल हमेशा जो बिल्कुल सिंसियर कपड़े होते हैं, जो फीमेल्स भी होती हैं वो भी चाहे साड़ी में आए चाहे वो सलवार कुर्ते में, बिल्कुल अच्छे से कपड़े पहन करके ऐसे, और जो बड़े बड़े लेजेंडरी टीचर्स हैं या पॉलिटिशियंस देख लीजिए, सब बिल्कुल सोबर सिंपल से सिंपल कपड़े पहनते हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर की तो शर्ट पे भी मुझे कभी ऐसा कुछ बना हुआ सा नहीं दिखा, बिल्कुल प्लेन से शर्ट पहन करके आएंगे, बिल्कुल सिंसियर से व्यक्ति ऐसे आएंगे आराम से और बिल्कुल सहजता के साथ पढ़ा करके जाएंगे। तो हमें स्वतंत्रता है, हमें आज़ादी है, परंतु उस आज़ादी का सही मायने में ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूं। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता यह पूछती है कि मैं किसका स्वामी हूं, मैं किन किन कामों में मैं बिल्कुल फ्री हूं। वो तो सब में रहना चाहता है, वो चाहता है कि कोई प्रतिबंध हो ही ना और मैं हर चीज का क्या बन जाऊं, मैं स्वामी बन जाऊं, कोई मुझ पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये सवाल है कि मैं किन किन चीजों का स्वामी हूं और क्या क्या करने से मैं मुक्त हूं, कि मैं ये कर सकता हूं, रोक टोक नहीं है, ये कर सकता हूं, इसमें भी कोई रोक टोक नहीं, ये भी कर सकता हूं, इसमें भी कोई रोक टोक नहीं, किन किन कामों को करने के लिए मैं बिल्कुल मुक्त हूं, वो सवाल नकारात्मकता का है। इससे उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ करने की स्वतंत्रता, कि हमें कुछ ये काम करने के लिए क्या हम स्वतंत्र हैं या नहीं है। यहाँ पर बात होती है कि हमारी स्वतंत्रता के ऊपर रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमारी स्वतंत्रता के ऊपर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता है उस पर जो रोक टोक है उसको थोड़ा सा हटा दिया जाए, उन समस्याओं को थोड़ा सा दूर कर दिया जाए। दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। एक जगह कहा जा रहा है हम पे रोक टोक लगाओ ही मत, और एक पर यह कहा जा रहा है कि साहब हमारी रोक टोक को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज जैसे मान लीजिए मेरी फैमिली ये कहती है कि भाई नहीं बेटा 9-10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, घर में रहना रात को, ठीक है।
परंतु जैसे मान लीजिए एक दिन मेरे दोस्तों ने कहा यार बड़े समय के बाद मिल रहे हैं, चलो आज है ना घूमने चलते हैं, तो उसमें 10:30 11 बज गई, 11:30 हो गया रात को। एक दिन के लिए आज के लिए बस आज के लिए फ्री कर दो प्लीज। तो वहां पे मैं हटाने की मांग कर रहा हूँ, थोड़ी सी देगा, इतना सा तो चलता है ना, आटे में नमक तो चलता है ना, तो चलने दो मम्मी। और एक तरफ नहीं, मुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाएगा, मैं जाऊंगा 11 बजे जाऊं, 12 बजे जाऊं, 1 बजे जाऊं, मेरी मर्जी। अरे आपकी मर्जी नहीं चलती ऐसे बच्चों। तो ये बात करता है कि हम पर कोई पाबंदी होनी नहीं चाहिए, और ये पाबंदियों को कम करने की, पाबंदियों को थोड़ा सा हटाने की बात करते हैं। ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है, सकारात्मक की बात कर रहे हैं। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा मैं स्वयं पर शासन कर सकता हूं। तो यहां पर ये बात है कि मुझ पर शासन कौन करता है, सकारात्मक में ये पूछा जा रहा है कि मुझ पर शासन कौन करता है। तो इस सवाल का जवाब है हम खुद पर शासन करते हैं। जैसे हमने स्वराज की बात करी, मैं स्वतंत्रता में आपको ये समझाता हूं, स्व मतलब सेल्फ सिस्टम है हमारा, खुद का सिस्टम हमारा है। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा रही है, जिसमें रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वालों में देखा जाता है। तो स्वतंत्रता में जैसे आप रूसो को पढ़ेंगे, हेगल को, कार्ल मार्क्स के यहाँ पे तस्वीर भी दी गई है, गांधी, अरविंद, इन सबकी विचारधाराओं से प्रेरणा ली जाती है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। देखो अब ये जो परंपरा है ये किस आधार पर है, व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति की स्थिति पर बात करती है कि व्यक्ति और समाज के बीच में कैसा संबंध है। देखो अब जो नकारात्मक है ना बेटा, नकारात्मक में वहां पर व्यक्ति को बड़ा महत्व दिया गया है कि साहब व्यक्ति जैसा चाहे वैसा करे, व्यक्ति बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, उस पर बिल्कुल पूरा उसको फ्रीडम होना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि यहां पर व्यक्ति अकेला नहीं है, समाज को भी ध्यान में रखना है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की बात करी गई थी, यहां पर सोसाइटी को, समाज को महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, समाज को महत्वपूर्ण माना। जैसे जेएस मिल ने क्या कहा था कि भाई ऐसे काम जिससे मुझे ही प्रभाव हो तो कोई बात नहीं, पाबंदी मत लगाओ, पर ऐसे काम जिससे समाज को भी प्रभावित हो फिर तो पाबंदी लगाओ यार। समाज को हानि हो रही तो पाबंदी, रोक टोक लगना बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, तो जब सोसाइटी की बात आती है ना तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब सकारात्मक की हम लोग बात करते हैं। तो समाज से जुड़ा हुआ है सकारात्मक। ठीक है, जहां पर कुछ रोक टोक, कुछ प्रतिबंध होना जरूरी है, परंतु वो प्रतिबंध इतने नहीं होने चाहिए कि मैं अपना विकास करने के लिए, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप का विस्तार करने के लिए मुझ पूरा ही खत्म हो जाओ। नहीं, मुझे कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए जिससे कि मैं अपना विस्तार कर सकूं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकूं, अपनी योग्यता का दुनिया को दिखा सकूं। ओके, तो व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति, कि व्यक्ति और समाज के जो संबंध है, उनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसे हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो जानना जरूरी है। ये परंपरा इस संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। तो ये परंपरा ये कहती है कि भैया किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। देखिए हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी, देखो आपको एक बात बच्चों में समझाता हूँ, भगवान ने हमें व्यक्ति बनाया है, अब व्यक्तित्व हमें बनना है। भगवान ने पर्सन हमें बनाया है, पर्सनैलिटी हमें बनना है। आप पर्सनैलिटी किसको कहते हो? जो बहुत पॉपुलर होते हैं, जिन्होंने खूब नाम कमाया हो, खूब सक्सेस कमाई हो। तो बेटा भगवान ने हमें इंसान बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। अब हमें इस व्यक्ति से व्यक्तित्व हमें बनाना है, हमें हमारी पर्सनैलिटी बनानी है। और ये पर्सनैलिटी कैसे बनेगी? जब मैं जैसा चाहता हूं मैं वैसा कर सकूं, मैं अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके, तभी तो मैं व्यक्तित्व बना सकता हूं, तभी तो मैं पर्सनैलिटी बन सकता हूं, या आप बन सकते हैं। तो पर्सनैलिटी बनने के लिए आपका ये जो पर्सनैलिटी का जो विकास हो, आपका विकास हो, उसमें कम से कम अवरोध रहने चाहिए, मतलब कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए, जिससे कि आप अपना विकास कर सके, आप अपने व्यक्तित्व का, आप अपने पर्सनैलिटी का विकास कर सके। ओके, तो यहाँ पे सकारात्मक जो विचारधारा है वो ये कहती है कि भैया व्यक्ति के विकास के लिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उसके में कम से कम प्रतिबंध या कम से कम अवरोध उस पर लगे हुए होने चाहिए। मैं बहुत सी बार लोगों को ऐसा कहता हुआ सुनता हूँ, अरे खाओ पियो, ऐश मौज करो, घूमो फिरो, ठीक है ना, जिंदगी 4 दिन की है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, मैं ऐसी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर आप मुझे सच में अपना एक अच्छा टीचर मानते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं। मानव का जो जन्म मिला है ना बेटा, इंसान का जो जन्म मिला है वो कुछ बड़ा कर गुजरने के लिए मिला है, वो खाने पीने ऐश मौज करने के लिए नहीं मिला। ठीक है, वो देखो घूमने फिरने का काम तो गली के कुत्ते भी करते हैं, वो इधर से उधर घूमते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, सड़क पे पड़ा वो भी खा लिया, वो भी खा लिया, ये भी खा लिया, वहां भी भोंक लिए, यहाँ भी भोंक लिए, उसको भी काट लिया, इसको भी काट लिया, वो भी कर रहा है।
ठीक है। और आप भी ये बोलो नहीं नहीं साहब मेरी जिंदगी 4 दिन की मिली है, ठीक है, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। अरे बेवकूफ़ो, ऐश करने के लिए जिंदगी थोड़ी मिली है। ऐश तो तुम अगर अच्छे कर्म नहीं रहे तो तुम फिर वापस जानवर बन के आओगे तब भी ऐश कर लोगे। ये जिंदगी मिली है कुछ बड़ा करके जाने के लिए। ऐसा करो जिससे कि आपको आने वाली जो पीढ़ियां है वो याद करे, आपके माता पिता का नाम हो, राष्ट्र का नाम हो, देश का नाम हो। और मैं इतना कहता हूं बच्चों, ज्यादा भी नहीं कर सको तो कम से कम इतना काम तो करो कि अगर 5 लोग कहीं बैठे हों तो उनमें से एक व्यक्ति कहे कि यार मेरा जो आदर्श है ना वो व्यक्ति यार, चाहे देखो उसने ज्यादा बड़ा करा या नहीं करा, परंतु उस व्यक्ति सच में गजब का व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो ऐसा काम अगर आप करोगे तो ही शायद ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को दर्शाया है। और मैं पहले भी कहता हुआ आया था कि हमारे जीवन पर सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, पूरी सोसाइटी का अधिकार है। हम माँ के गर्भ में रहते हैं तब हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी ध्यान रखते हैं, सोसाइटी है, नर्स मैम ध्यान रखती है, डॉक्टर्स ध्यान रखते हैं, ये पूरा सोसाइटी है। उसके बाद हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पूरे में समाज का योगदान है। तो समाज को ध्यान में रख करके हर काम होना चाहिए। तो सकारात्मक जो है वो ज़्यादा अच्छा है, उस पर प्रतिबंध होने ही चाहिए कुछ ना कुछ। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है, जब मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो तभी वह खिल पाता है। तो व्यक्ति एक पुष्प की तरह है बेटा, एक फूल की तरह हो आप लोग, ठीक है। उसमें मिट्टी भी का उपजाऊ होना भी जरूरी है, सूरज की रोशनी होनी भी जरूरी है, पर्याप्त पानी भी होना जरूरी है और नियमित समय पर देखभाल होना भी जरूरी है। इसी प्रकार से आप एक फूल हो तो अब आपको बिल्कुल उपजाऊ होने के बाद आपका खूब अच्छे से खाना पीना भी मिले, ठीक है, आपका बिल्कुल ध्यान भी रखा जाए, आपको अच्छी शिक्षा भी मिले, अच्छा एजुकेशन सब कुछ आपको मिले, हेल्थ फैसिलिटीज आप लोगों को अच्छी मिले और नियमित समय पर आप पे देखभाल भी हो। मतलब कुछ रोक टोक के साथ आप पे समय समय पर देखा जाए कि आप ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं मानता हूं कि रोक टोक कुछ जरूरी है। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। तो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए, अपनी कैपेसिटी का विकास करने के लिए, चाहे भौतिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक जगत हो, उनमें सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसा भी जीवन हो, चाहे भौतिक हमारा फिजिकल जीवन हो, हमारे आसपास का पॉलिटिकली जो हमें जीवन इफेक्ट हो रहा है और हमारा जो समाज का जीवन है, इन सब से जो समर्थकारी ऐसी सकारात्मक स्थितियां जो हमें समर्थ बनाती हो हमें कुछ काम करने के लिए, उनका हमें लाभ मिलना ही चाहिए। हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी अथवा बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध ना हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। क्या मतलब है कि भाई गरीबी के कारण और बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध ना हो, मतलब वो गरीबी या बेरोजगारी के कारण कहीं रुक ना जाए। उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि कम से कम उसको 2 वक्त की रोटी मिल सके, उसको अच्छे कपड़े, अच्छा मकान मिल सके, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। तो उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। उसके जो भौतिक साधन है, भौतिक साधन क्या है, हमारे फिजिकल, हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये जो भौतिक साधन है वो हमें मिलने चाहिए, वो हमारे पूर्ति हमारे पास होनी चाहिए। और इन को मिलने में या इनकी पूर्ति करने के लिए अगर कोई रोक टोक लगाई जा रही है तो फिर वो गलत है बच्चों, वो रोक टोक नहीं होनी चाहिए। उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए, जिससे कि बनने वाले कानूनों में उसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया जाए। और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया कि कौन जो भी निर्णय लिया जा रहा है, जो भी निर्णय बनाए जा रहे हैं, उसमें, उस प्रक्रिया में, उस प्रोसीजर में उसका योगदान होना चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए। उसकी भागीदारी क्यों होनी चाहिए, जिससे कि एक तो जो भी निर्णय लिया जाए उसकी इच्छाएं हो, उनकी इच्छाओं के अनुसार निर्णय लिया जाए। और उसके अलावा नहीं तो कम से कम उसकी इच्छाओं को प्राथमिकता पर तो रखा जाए कि हाँ भाई जब भी कानून बनेगा या नियम बनेगा तो आपकी इच्छाओं के अनुसार ही काम होगा। सबसे पहले आपकी इच्छा के अनुसार काम होगा, फिर बाद में दूसरों की इच्छा के अनुसार काम होगा। ये बात आप देख लीजिए, लोकतंत्र में यही होता है। जैसे आज हम भारत की बात करें तो भारत में अगर कोई भी सरकार होगी तो किस प्रकार से 2 आधारों पर सरकार चलती है। पहला होता है देश के संविधान पर, संविधान जैसा कहेगा वैसा, और दूसरा लोगों की इच्छा। लोगों की इच्छा बड़ा जरूरी है। तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी मिलनी चाहिए। और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी कहाँ मिलती है, सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग वोट करते हैं और फिर उस हिसाब से उनका नेता चुनता जाता है। वो नेता लोगों के हिसाब से ही काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया संविधान और इच्छा के अनुसार काम होता है। ये एक तस्वीर आपको दर्शाई गई है। ये बेरोजगार वाले लोग हैं, बेरोजगारी ज्यादा है और सर्विस सेक्टर है, जो तृतीय क्षेत्र है, उसमें लोग काम कर रहे हैं। अब क्या है, पर धीरे धीरे लोग बेरोजगारी से उठ करके
तृतीय क्षेत्र की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आज भी देश में अगर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो वो प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें कृषि का बड़ा योगदान है। परंतु देश की जीडीपी में बड़ा योगदान देने वाला तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, ठीक है ना। तो अब लोग सेवा क्षेत्र की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपनी बुद्धि का विवेक करना, अपनी बुद्धि और जो विवेक है, अपने सोचने समझने की जो क्षमता है, उसके विकास के लिए शिक्षा बड़ी जरूरी है, एजुकेशन बड़ी जरूरी है। और मैं बार बार मैं एक ही बात कहता हूं बच्चों कि जो डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पिएगा वह धाड़ेगा। शिक्षा बड़ी जरूरी है। आप एजुकेशन इसलिए मत लो कि मैं 11th टॉप कर लूँ, 12th टॉप कर लूँ, पढ़ लूंगी, लिख लूंगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नहीं। शिक्षा हमारे सोचने समझने की क्षमता को विकसित करने वाला एक आधार है, तो मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके अलावा उसके जीवन को बेहतर बनाने वाले जितने भी जो अवसर हैं वो सारे अवसर उस व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए, वो उसको मिलने चाहिए। उसको अच्छा खाना मिले, उसको अच्छे कपड़े मिले, अपनी योग्यता का और विस्तार कर सके, अपनी योग्यता को और बेहतर कर सके, वो सारे अवसर उसको मिलने ही मिलने चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, और इसीलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। देखो बच्चों, अब एक बात समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति है ना समाज में ही स्वतंत्र रह सकता है, सोसाइटी में ही स्वतंत्र रह सकता है। सोसाइटी में स्वतंत्र रहने का अर्थ यह है कि समाज रहेगा तो उसके कुछ नियम, उसके कुछ कानून कायदे रहेंगे, और वो कानून कायदे क्या है कि हमें ये समय समय पर याद दिलाते हैं कि भाई मेरी स्वतंत्रता के साथ दूसरे की भी स्वतंत्रता है। आज जैसे मान लीजिए हम एक सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में कहा कि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी साउंड तेजी से नहीं बजाना है, तो अब वो क्यों कहा गया? जिससे कि हम सब अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकें, हम अपनी सभी स्वतंत्रता है उसका हम आनंद ले सकें। अगर समाज नहीं होगा, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होंगे ना, तो बच्चों व्यक्ति भी बिल्कुल एक खुले सांड की तरह होगा, ठीक है। जो सांड है ना उस पर नियंत्रण कब तक रहेगा? जब तक उसका मालिक उसके साथ और मालिक उस पर नियंत्रण बना करके रखेगा, तब तक वो सबके लिए ठीक है। पर उसको छोड़ दिया, जा सांड जो करना है वो कर, तो अगर ऐसा व्यक्तियों के साथ हो गया कि नहीं साहब जो चाहो वो करो, समाज की भी नहीं सोचो और भी नहीं सोचे, नहीं, गलत बात है। सकारात्मक जो जोर दे रहा है वो समाज पर दे रहा है कि आप खुद के बारे में ही मत सोचो, खुद की स्वतंत्रता की बात ही मत करो, आप समाज की भी सोचो। सकारात्मक जो है वो ज्यादा बेहतर है। नकारात्मक ये कहता है कि मेरी स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, अब मेरे कारण दूसरे की हो रही है या नहीं हो रही वो मुझे पता नहीं, वो वहां पे व्यक्ति पर जोर दिया गया है, और यहाँ पे समाज पर, सोसाइटी पर जोर दिया गया है कि सोसाइटी महत्वपूर्ण है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, और हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति अपने विकास का रास्ता साफ कर सके, हर व्यक्ति अपने जो विकास है, अपना जो विकास है वो विकास कर सके। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमें किसी व्यक्ति पर जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी, नहीं, हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति अपना विकास कर सके, अपने आप को आगे लेकर के चल सके, कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ऐसी रोक टोक जरूर लगाई जाए जिससे कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म ना हो। दैट्स ऑल, यही अपना मुद्दा है। ओके, ये शिक्षा को यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप के अनुलंघनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। तो अब यहां पर ये बात करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, एक व्यक्ति की बात कर रहा है बच्चों। ये यही कह रहा है कि भैया अनुलंघनीय क्षेत्र से है, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जिसका कोई उल्लंघन ना करे, मेरी स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन ना करे, मेरी स्वतंत्रता में कोई भी हस्तक्षेप ना करे, हस्तक्षेप होना चाहिए। हस्तक्षेप, देखिए हस्तक्षेप के अनुलंघनीय क्षेत्र से, शब्द बड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं। हस्तक्षेप का मतलब कोई भी हस्तक्षेप ना करे, और जो ये कोई भी हस्तक्षेप ना करे उस बात का उल्लंघन कोई भी नहीं करना चाहिए। मेरी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होना चाहिए, मतलब मेरी स्वतंत्रता पे कोई रोक टोक नहीं, ये करो ये मत करो, ऐसा पढ़ाओ वैसा मत पढ़ाओ, यहां जाओ वहां मत जाओ, ये वाला जो हस्तक्षेप है ये नहीं होना चाहिए। इसी को हमने क्या कहा? हस्तक्षेप का। और ये जो हस्तक्षेप मैंने बना रखा है कि कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, इसको कोई भी उल्लंघन मत करना, कभी आकर करके रोक टोक मत लगा देना मुझ पे। तो यही कहा गया है कि नकारात्मक स्वतंत्रता बात करती है हस्तक्षेप के अनुलंघनीय क्षेत्र से, क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से कुछ भी नहीं है, उसको समाज से लेना देना नहीं, समाज में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये नहीं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं गाड़ी चलाना मेरी मर्जी है, कोई रेड लाइट नहीं, कोई हेलमेट का रूल नहीं, कोई कुछ नहीं, अरे तो भाई बेवकूफ आदमी, तेरे चक्कर में और दूसरे भी तो गाड़ी चला रहे हैं, तेरा तू हेलमेट नहीं लगाएगा तो स्पीड में भग जाएगा, तू मर जाएगा, तो तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तो पहुंच जाएगा और फिर जन्म लेकर के कहीं ना कहीं टपक जाएगा, पर तेरे माँ बाप का क्या हाल होगा रे?
उनके बारे में तो सोच। हाँ, तेरे दोस्तों का क्या हाल होगा, तेरे साथियों का क्या हाल होगा, उनका तो सोच बेवकूफ। ठीक है, स्वतंत्रता क्या करेगी। ओके, नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहती है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता चाहती है ये जो हस्तक्षेप का छोटा सा क्षेत्र है कि काफी कम स्वतंत्रता है, बस ये काम नहीं कर सकते, और भी इसको बढ़ाया जाए। बहुत सारे ऐसे काम हो जिसमें कोई मुझ पर रोक टोक नहीं लगा, मैं जो चाहूं वो कर सकूं, ये नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखेगी, परंतु समाज का जो स्थायित्व है, समाज की जो स्टेबिलिटी है, उसको बनाए रखना जरूरी है। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती है और एक दूसरे का समर्थन करती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को नियोजित सिद्ध करने की कोशिश करें। देखिए, दोनों स्वतंत्रता साथ साथ चलेगी। एक एक व्यक्ति को हम स्वतंत्र करेंगे तभी समाज स्वतंत्र होगा। व्यक्ति की बात करें जब नकारात्मक में है और समाज की बात कर रहे हैं तब सकारात्मक में। पर कभी कभार क्या हो सकता है, जो शासक है, जो सरकारें हैं, जो राजा महाराजा हैं, वो सकारात्मक को आधार बनाकर करके बहुत सारी रोक टोक लगा देंगे, बहुत सारी रोक टोक लगा देंगे और अपने शासन को बिल्कुल उचित सिद्ध कर देंगे कि नहीं साहब, जो मेरा शासन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि कुछ प्रतिबंध होने चाहिए, कुछ रोक टोक होनी चाहिए, परंतु उन शासकों को ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर रोक टोक कम से कम लगाने की बात करी गई है, जिससे कि व्यक्ति अपना विकास कर सके। व्यक्ति के विकास में कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, उसका व्यक्ति का, उसके व्यक्तित्व का विकास होना बड़ा ही जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो फिर वो बेकार है। ऐसा समाज बनाओ जिसमें कि सबका विकास हो, ऐसा समाज हो जहां पे सब साथ बढ़ सके, ऐसा समाज हो जिसमें सबको आगे बढ़ने का अवसर मिल सके, ऐसे समाज की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि प्रतिबंध कम से कम होने चाहिए, जितने कम प्रतिबंध होंगे उतना ही अच्छा है, परंतु प्रतिबंध जरूरी है बच्चों। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके माता पिता कुछ वाजिब प्रतिबंध आप पर लगाते हैं तो लगाने चाहिए। देखो बेटा, मैं ये मानता हूं कि मैं टीचर के साथ आप लोगों को एक बड़े भाई की तरह, किसी भी तरह आप मुझे ट्रीट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देखूंगा कभी भी। ठीक है, समय समय पे, इसलिए बीच बीच लेक्चर्स में मैं आपको समझाता हूँ। तो यही बात कहता हूँ कि अगर माता पिता कुछ थोड़ी बहुत रोक टोक लगाते हैं, सोसाइटी थोड़ी रोक टोक लगाती है, वो गलत नहीं है बेटा, वो थोड़ी सी जरूरी है। ठीक है, जिससे कि हम सभ्य बने रहें। देखिए, समाज की आवश्यकता ही इसलिए है कि हम सभ्य बने रहें बेटा, क्योंकि समाज हम पर कुछ थोड़े से रोक टोक लगाता है और उस रोक टोक से हम सभ्य, सिविलाइज्ड बने रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे फटी जींस नहीं पहनने दी, कभी वो शर्ट, ऐसा नहीं है कि टी शर्ट अंदर शर्ट के बटन खुले हों, वो नहीं पहनने दिया, जिससे कि आज मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि जिससे मैं सभ्य बना हूँ, अच्छा बना हूँ। लोगों के बीच में जाता हूँ तो अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ, लोग कहते हैं हाँ भाई बड़ा डिसेंट कपड़े पहने हुए। इसके अलावा कभी मेरे माता पिता ने से वो बाल खड़े करने भी नहीं दिए, ठीक है ना, कभी खड़े करने नहीं दिए, या कभी मुझे यूं है ना ऐसे कट भी नहीं लगवाने दिया कि बेटा यूं कट लगवा करके आ जाए। ठीक है, मेरा ऐसा अगर कभी हो जाता तो मेरे घर वाले वापस मुझे दुकान पे ले जाए और वापस पूरा मेरा मुंडन करवा दे बचपन की बचपन की तरह, तो उन्होंने नहीं। पर आज अच्छी बात यह है कि एक सभ्य लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लोग तारीफ करते हैं। और मैं कहता हूँ आपकी तारीफ आपकी नहीं है, आपके माता पिता की, आपके गुरुजनों की है, आपके समाज की है, आपकी देश की है। और ये तारीफ हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इस तारीफ के लिए मैं कुछ प्रतिबंध सहन करने पड़ते हैं तो ये प्रतिबंध अच्छे हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस चैनल को बढ़ाते रहिए, इस चैनल को सब तक पहुंचाते रहिए, इस चैनल को लेकर के प्रतिबंध मत रखिए, दूर दूर तक पहुंचाइए, जिससे कि हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।